नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। भारत दौरे पर आए अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ लोरेंको का राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। गोवा में शिरगांव मंदिर यात्रा के दौरान मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। गोवा के मुख्यमंत्री से बात कर ली स्थिति की जानकारी। पाकिस्तान ने देर रात नियंत्रण रेखा पर फिर से की फायरिंग। भारतीय सशस्त्र बलों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार का एक्स अकाउंट भारत में हुआ बैन। वेव्स समिट के तीसरे दिन आज मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर वर्ष 2024-25 के आंकड़ों से संबंधित हैंडबुक होगी जारी। सामुदायिक रेडियो पर राष्ट्रीय सम्मेलन का भी होगा आयोजन। और ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव के लिए मतदान जारी। एंथनी अल्बनीजे की लेबर पार्टी और पीटर डटन की लिबरल पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। भारत दौरे पर आए अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ मैनुअल गोंकालेव्स लोरेंको का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति लोरेंको को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अंगोला के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ मैनुअल लोरेंको के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। अंगोला के राष्ट्रपति का भारत दौरा 38 साल बाद हो रहा है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अंगोला इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। कल राष्ट्रपति लोरेंको नई दिल्ली में एक व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच निवेश और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और अंगोला के बीच वर्षों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध है। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध जीवंत ऊर्जा आधारित साझेदारी पर आगे बढ़ रहे हैं। भारत अंगोला के संबंधों में इस यात्रा से नई ऊर्जा मिलने वाली है। और आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं दोनों देशों के संबंध कितने प्रगाढ़ हैं। तो राजनयिक संबंधों की अगर बात की जाए तो अंगोला और भारत 4 दशक यानी कि 40 साल से पूरे हो रहे हैं। भारत ने अंगोला का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अंगोला का समर्थन किया था। 1985 से अंगोला के साथ राजनयिक संबंध भारत के साथ स्थापित है और अंगोला ने 2025 के लिए अफ्रीकी संघ की संभाली हुई अध्यक्षता है वो संभाली हुई है। 2025 के लिए अफ्रीकी संघ की जो अध्यक्षता है वो संभाली है। अफ्रीका के प्रमुख तेल उत्पादकों में से अंगोला एक अहम देश है। इसके साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में लगातार संबंध मजबूत हो रहे हैं भारत और अंगोला के। इसमें अलग अलग सेक्टर्स भी जुड़ सकते हैं, फार्मास्यूटिकल है, फूड प्रोसेसिंग है। वहीं 2023 में अगर हम द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो 4.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अंगोला भारत का 8वां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, यानी कि क्रूड ऑयल के क्षेत्र में 8वां सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता। सांस्कृतिक संबंध भी दोनों देशों के लगातार प्रगाढ़ होते हुए और इस यात्रा से एक नया आयाम मिलता हुआ नजर आएगा दोनों देशों को। और अगर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो करीबन 8,000 भारतीय निवासी अंगोला में रहते हैं। खबर गोवा से, जहां के शिरगांव में श्रीलेराई यात्रा के दौरान भगदड़ में 6 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 24 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें से 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां पर इस वक्त संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। संवेदनाएं प्रकट करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आरंभ करते हैं। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गंभीर मुद्दे पर है और बहुत ही गंभीर तरीके से इस विषय को मैं रखने वाला हूं।
भले ही आतंकी हमलों को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से न लेती हो, भले ही देश की जनता की भावनाओं को कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार देश के लोगों की भावनाओं को ना समझते हों, मगर उनको ये छूट नहीं मिलता है कि देश की सेना के मनोबल को बार बार गिराए, देश के लोगों के संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करें। पहलगाम में जिस प्रकार का पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक हुआ है, पूरे देश में एक गम का माहौल है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई कल। सीडब्ल्यूसी ने अपने मीटिंग में कुछ प्रस्ताव पारित किए। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित हुए, उसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, एक बॉर्डरिंग स्टेट, उसके पूर्व मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी द्वारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और आप सोच के देखिए, स्ट्रैटेजिकली ये कांग्रेस का प्लान्ड विजन है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीडब्ल्यूसी के मीटिंग के पश्चात एक तरफ खड़गे जी कुछ बोलेंगे एक रिजोल्यूशन के बारे में, और दूसरी तरफ बॉर्डरिंग स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के सांसद और उनके एक बहुत बड़े नेता चन्नी साहब पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि 2019 में पुलवामा के समय भारत की सेना ने, भारत की वायुसेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया था वो गलत था, वो हुआ ही नहीं था। उनके शब्द हैं, मैं पढ़ रहा हूं। आपके देश पर कोई बम गिरा जाए और आपको पता ना चले, कहीं कुछ नहीं हुआ था, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था, किसी को पता नहीं चला, कुछ नहीं दिखा, और मैंने तो हमेशा इसका सबूत मांगा है, हमेशा। प्रधानमंत्री जी के 56 इंच के सीने के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और उनके ऊपर टॉन्ट कसा। आप बताइए, 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची। पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों ने इस विषय को स्वीकारा। पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के सेना के अधिकारी अभी भी कह रहे हैं कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। आप लोग जो मीडिया के बंधु यहां बैठे हैं, रोज इस पर डिबेट हो रही है और आप पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों के बयानों को बाई रिकॉर्ड चला रहे हैं, जहां वो खुद कह रहे हैं कि हमें डर है कहीं सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। कोई कहीं गुहार करने भाग रहा है, कोई कहीं और गुहार करने भाग रहा है। और वैसे में कांग्रेस पार्टी का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कि पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या यह भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? क्या कहीं ना कहीं ये देशवासियों के मनोबल को नहीं गिराता है? मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता हो। हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। उनका मनोबल बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये कांग्रेस का एक तरीका रहा है कि ये लिख के कुछ, मुझे तो कहने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी है और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। ऐसे तो नहीं हो सकता है ना कि हर दिन एक नेता बाहर निकल के आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इंडिया को कोसे, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बोले और पाकिस्तान के समर्थन में बोल दे।
इट इज मोर देन अ कोइंसिडेंस। ये एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, चलो 3 बार हो सकता है, मगर जब से आतंकी हमला हुआ है 22 तारीख से, हर दिन मैं फहरिस्त गिनाऊंगा तो फहरिस्त लंबी है और आप जानते भी हैं, मगर फिर भी सैफुद्दीन सोज जो इनके मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, कश्मीर से ही हैं, खुद निकलकर कहते हैं कि हमें बात मान लेनी चाहिए पाकिस्तान की, कि आतंकवाद की गतिविधि में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, हमें पानी बंद नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का। सैफुद्दीन सोज का यह बयान है। सिद्धरमैया जी, रोना धोना शुरू हो गया सिद्धरमैया जी का डे 1 से, कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध अच्छी बात नहीं है, पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए जी? उसके बाद आरबी तिम्मापुर जो मंत्री हैं कर्नाटक में, उनका कहना है कि नहीं, सरकार झूठ बोल रही है, ये जो आतंकी आए थे इन्होंने कोई धर्म नहीं पूछा, किसी से मजहब नहीं पूछी और ऐसे ही गोली चला दी। और जो टूरिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि मजहब पूछ करके मारा है, उनका कहीं ना कहीं मेंटल फॉगिंग हुआ है। यह आरबी तिम्मापुर का बयान है। बीके हरिप्रसाद, मंत्री कर्नाटक, बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पाकिस्तान दुश्मन राष्ट्र होगा, एनिमी कंट्री होगी, हमारे लिए तो पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है। मुझे तो आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी की बात याद आ गई। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि एक बहुत बड़ा नेता है कांग्रेस पार्टी का, जो अटारी बॉर्डर से क्रॉस करके 15 दिन तक पाकिस्तान में रहे, बिना किसी को बता करके चले गए पाकिस्तान, और 15 दिन तक पाकिस्तान में रहे। मैंने हेमंत जी का वो इंटरव्यू सुना कि कहीं फ्लाइट से जाना पड़े, एयरपोर्ट से जाना पड़े तो पकड़ में आ जाएंगे, इसलिए चोरी चोरी चुपके चुपके अटारी बॉर्डर क्रॉस करके कांग्रेस का एक कद्दावर नेता 15 दिन तक इस्लामाबाद में रहता है। और माननीय हेमंत जी ने जो कहा कि उनके बच्चे भी भारत के नागरिक नहीं हैं, यह तो बड़ा ही गंभीर विषय है। तो ये क्या मामला है? तो बीके हरिप्रसाद कहते हैं हमारे लिए तो बड़ा प्यारा नेबरिंग कंट्री है, ये पाकिस्तान जो है एनिमी कंट्री होगी बीजेपी की। हां, आपके सांसद 15 दिन रहते हैं, आपके बच्चे यहां के सिटीजन ही नहीं है, तो आपके लिए तो नेबरिंग कंट्री होगा ही वो बड़ा प्यारा। रॉबर्ट वाड्रा जी तो सबसे पहले आतंकी हमला होते ही रॉबर्ट वाड्रा निकल आए थे हिंदुत्व को कोसने के लिए, और ये हिंदुओं के लिए ही हुआ, क्योंकि मुसलमान को परेशान करता है हिंदुत्व की ताकत, इसलिए ये रिटेलिएशन हुआ। विजय वाडेत्तिवार जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने कहा टेररिस्ट ने कोई धर्म नहीं पूछा, टेररिस्टों के पास इतना समय भी नहीं है धर्म इत्यादि पूछने का, तो ये गलत बात है। सोचिए, टेररिस्ट के पास समय है नहीं है, क्या किया क्या नहीं किया, ये बेचारे जो पर्यटक मारे गए उनसे अधिक ये विजय जी जानते थे कांग्रेस के। मणिशंकर अय्यर ने कहा द पहलगांव अटैक इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के समय जो अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस थे उसका ये मैनिफेस्टेशन है, जस्टिफाई कर दिया। और एक मैं बहुत विशेष टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में, नाम है चौधरी चंद्र कुमार, ये कृषि एवं पशुपालन मंत्री है, उनके बयान को मैं पढ़ रहा हूं। इस वक्त पूरा विश्व हम पर थूक रहा है, हम पर मतलब हिंदुस्तान पर, इस वक्त पूरा विश्व हम पर थूक रहा है कि हमारे देश में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। पानी और बिजली रोककर किसी से बदला थोड़ी लिया जाता है। जब सरकार इन आतंकवादियों का खात्मा नहीं कर पा रही है तो अंत में पड़ोसी देशों पर थोप दिया जा रहा है कि उन्होंने फैलाया। दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है। किसी का पानी और बिजली रोक देने से बदला नहीं होता है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। टेबल पर बैठकर पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, गोली बंदूक से कोई हल नहीं होता। 28 अप्रैल को चौधरी इंद्र कुमार, मंत्री हिमाचल प्रदेश, वो बोल रहे पूरी दुनिया हिंदुस्तान पे थूक रहा है, और दहशतगर्दी तो बेचारे वो तो पाकिस्तान भी भुगत रहा है, उनका दोष थोड़ी है। ये तो हम अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं, दोष थोप रहे हैं। आप सोचिए, मैं इनको पीडब्ल्यूसी क्यों ना कहूं, ये बाहर से सीडब्ल्यूसी और अंदर से पीडब्ल्यूसी, बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी, और ये तमाम जो फहरिस्त मैंने गिनवाई है, इनके बयान सुनने के बाद ये अंदर से पीडब्ल्यूसी, और फिर कहते हैं रिजोल्यूशन में हमें स्ट्रेटेजी बता दीजिए,
हमें स्ट्रेटेजी बता दीजिए, किस समय, कहां, कैसे, किस हथियार से आप क्या करेंगे, ये स्ट्रेटेजी हमें बता दीजिए। वाह, आपको स्ट्रेटेजी बता दे और आप तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाए डिक्लेयर करने के लिए कि ऐसा होने वाला है। तुरंत, बिना, मैं आपको गारंटी करता हूं, इनको अगर स्ट्रेटेजी बताई जाए ये पीडब्ल्यूसी वालों को, तो ये बिना समय गवाए कंपटीशन होगा, होड़ होगा इनके अंदर कि पाकिस्तान को पहले कौन बताएगा। ये सारे पीडब्ल्यूसी वाले वहां पहुंच जाएंगे बताने के लिए। और आपने तो देखा ही होगा, यह भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में सैफुल्ला अब्रू, जो कि सीनेटर हैं पीटीआई के, सैफुल्ला अब्रू ने क्या कहा है, मैं अभी पढ़ देता हूं। सैफुल्ला अब्रू ने कहा कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का जिक्र उसमें किया है और कहा है कि पूरी इंडिया की ऑपोजिशन पहलगाम हमले की मजम्मत, मतलब बुराई कर रही है, चाहे वह दिल्ली की आम आदमी पार्टी हो या फिर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, कोई मोदी का साथ नहीं दे रहा, सभी विरोध कर रहे हैं, किसी ने मोदी को सपोर्ट नहीं किया। सभी ने कहा कि ये तुम्हारा वाकया है, तुम पहले ही मुसलमानों के खिलाफ हो और अब तुमने अपने आप को ढकने के लिए कोई कवर तुम्हें नहीं देगा। वहां जय जयकार हो रही है अखिलेश यादव की, वहां जय जयकार हो रहा है अरविंद केजरीवाल का पाकिस्तान के पार्लियामेंट में। तो राहुल गांधी ने सोचा, अरे ये हम रावलपिंडी अलायंस वाले, हमारे दो लोगों का तो बड़ाई हो चुका है, तो हम पीछे क्यों ठहरे। चन्नी जी को छोड़ा कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद तुरंत आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, हमारी भी जय जयकार हो वहां पर। अब देखिए, कल से राहुल गांधी की, वैसे ही राहुल गांधी की जय जयकार बहुत हो रही है पाकिस्तान में, कल से उनके सीनेट में भी शुरू हो जाएगा जय जयकार पाकिस्तान में राहुल गांधी का। तो आप सोच के देखिए ये किस प्रकार के लोग हैं और देश के खिलाफ किस प्रकार का माहौल ये पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बना रही है। हिंदुस्तान की जनता देख रही है, हिंदुस्तान की जनता इन देशद्रोहियों को जवाब देगी और मोदी जी आतंकवादियों को जवाब देंगे। धन्यवाद। देखिए, जहां तक जाति जनगणना का विषय है, जो लोग आज उस पर, जो रावलपिंडी अलायंस वाले, जो लोग उस पर प्रश्न पूछ रहे हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं कि 60 दशकों तक या तो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही या तो ऐसी सरकारें रही हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव जी से लेकर बाकी तमाम घटकों का समर्थन रहा है। जितने भी सेंसस अभी तक भारतवर्ष में हुए वो आपके कालखंड में हुए, आपके समय हुआ। एक भी सेंसस में आपने जाति जनगणना नहीं किया। हिंदुस्तान में एक ही बार जाति जनगणना हुई थी, वो 1931 में हुई थी। उस समय आपकी सरकार नहीं थी। 52 के पश्चात क्या एक भी जाति जनगणना, क्योंकि सारे सेंसस आपने कराया, आपके हाथ में विषय था, क्या लालू जी ने नहीं समझाया इंदिरा गांधी जी को? लालू जी ने नहीं समझाया राजीव गांधी जी को? क्यों नहीं किया जाति जनगणना? दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, ये जाति जनगणना का विषय क्रेडिट का विषय नहीं है, ये डेबिट का विषय है। क्रेडिट लेने की होड़ मत मचाइए। डेबिट सामाजिक न्याय के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए कौन कितना डेबिट कर रहा है, सरकारी तंत्र से, सरकारी व्यवस्था से, सरकारी खजाने से और अपने हृदय से प्यार कौन कितना डेबिट कर रहा है, यह विषय उसका है। किसने प्रधानमंत्री आवास योजना में आज आवास दिया है? किसने घर घर तक शौचालय पहुंचाया है? किसने आज ओडीएफ किया है गांव में? किसने आज उज्ज्वला दिया है? किसने आज सौभाग्य योजना दिया है? किसने सबके लिए जनधन अकाउंट खोला है? किसने समानता लाने के लिए आज 80 करोड़ लोगों को राशन किसने पहुंचाने का काम किया है? ये होता है कर्पूरी ठाकुर और राम मनोहर लोहिया के सपनों को साकार करना और सामाजिक न्याय को लाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करना। केवल भाषण देना और क्रेडिट लेना यह अलग विषय है।
हम क्रेडिट पे विश्वास नहीं करते हैं, डेबिट करके काम करने में विश्वास करते हैं। और दूसरा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गरीबी हटाओ आंदोलन। ये पूरी नेहरू गांधी खानदान, नेहरू जी गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ, राजीव गांधी गरीबी हटाओ, सोनिया गांधी गरीबी हटाओ, हट गई गरीबी। मगर अभी वर्ल्ड बैंक ने मोदी जी की तारीफ की है कि यस, नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है उससे लगभग 20 करोड़ हिंदुस्तानी बीपीएल लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा से ऊपर लांगे हैं, ऊपर आए हैं। जो करके दिखाना और भाषण देने में फर्क होता है। आप सुन रहे थे भाजपा मुख्यालय से जो भाजपा प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर उन्होंने जिस तरह से लगातार कांग्रेसी जो कई नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान को मित्र देश बताया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, उस पर सीधा हमला बोलते हुए संबित पात्रा नजर आए। उन्होंने कहा कि किस तरह से कांग्रेस हर समय सेना का मनोबल गिराती है और पाकिस्तान के मनोबल को बढ़ाने का काम करती है, और किस तरह से कांग्रेसी जो नेता हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक को ही फेक बता रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी अब हमलावर है। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद भी का स्वागत और करते हैं अन्य खबरों का। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हर बीते दिन के साथ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार 9वें दिन पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने कल देर रात नियंत्रण रेखा पर फिर से फायरिंग की। नियंत्रण रेखा से सटे कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टर्स में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार का एक अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को भारत में ब्लॉक कर दिया था। सरकार ने न केवल राजनेताओं के खिलाफ बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और न्यूज चैनल्स के खातों पर भी कार्रवाई की है। ये लगातार जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कानून और न्याय मंत्रालय के सहयोग से अटॉर्नी जनरल कार्यालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में मध्यस्थ और मध्यस्थ संस्थान एक साथ आएंगे ताकि मध्यस्थता की जो प्रक्रिया है उस पर चर्चा हो सके और श्रेष्ठ परंपराओं को साझा किया जा सके। वायुसेना ने कल रात उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर अपनी संचालन क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अपनी तरह के इस पहले आयोजन में वायुसेना के राफेल, जगुआर, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI और मिग 29 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। साथ ही वायुसेना के मालवाहक विमानों C-130J सुपर हर्क्यूलीज और AN-32 विमानों MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स ने भी एयर शो में भाग लिया। युद्ध के दौरान आपातकालीन अभियानों और प्राकृतिक आपदाओं के समय हवाई पट्टी को वैकल्पिक रनवे के रूप में उसकी दक्षता को जांचने के लिए एयर शो का आयोजन दिन और रात के समय किया गया। इस दौरान आसमान को चीरते हुए विमानों की गर्जना और दुश्मन को मिट्टी में मिलाने की क्षमता रखने वाले वायु सैनिकों का शौर्य सेना के अधिकारियों के साथ साथ दूर दराज में रहने वाले लोगों ने भी देखा। कश्मीर घाटी में स्थित डल झील में हुए हादसे में लापता युवक का शव मिल गया। बचाव कर्मियों ने 24 वर्षीय लापता युवक का शव
झील से बाहर निकाला। मृतक की पहचान रनावारी के चौपन मोहल्ले के तौफीक अहमद चौपन के रूप में हुई। इस घटना में रनावारी इलाके में शोक की लहर है। मौसम खराब होने की वजह से अचानक तेज हवाएं चलने की वजह से डल झील में 2 नाव पलट गईं। दोनों नाव में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बचाया गया। इस दौरान एक शख्स के लापता होने की खबर सामने आई थी। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के जल बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे विवाद ने तूल पकड़ लिया। इस संवेदनशील मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया। इस बैठक का उद्देश्य प्रदेश की रणनीति को तय करना, सभी दलों के सुझाव लेकर संयुक्त निर्णय पर पहुंचना। इससे पहले रोहतक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा भारत पाकिस्तान नहीं है जो एक दूसरे का पानी रोक ले। पानी रोकना हरियाणा के अधिकारों का हनन है और इससे जल संकट गहरा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, जो कभी मजाकिया थे अब वो मुख्यमंत्री बन गए। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में हरियाणा का कोई सदस्य है ही नहीं जो प्रदेश की पैरवी कर पाए सही तरीके से। उन्होंने बोर्ड में हरियाणा के प्रतिनिधि की नियुक्ति की मांग की। हुड्डा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सरकार के साथ है और चंडीगढ़ में होने वाली सर्वदलीय बैठक में पार्टी अपना मजबूत पक्ष को रखेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार से भी सतलुज यमुना लिंक नहर निर्माण को लेकर स्पष्ट कार्रवाई की मांग की गई है। अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ मैनुअल लोरांको ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंगोला के राष्ट्रपति का यह भारतीय दौरा है। 40 सालों के राजनयिक संबंधों की वर्षगांठ मना रहा है भारत और अंगोला। और ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अहम साझेदार के रूप में दोनों देश एक नई गाथा लिखते हैं। और इस यात्रा के दौरान कई ऐसे अहम समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। कुछ देर पहले अंगोला के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया था। यहीं जो विजिटर्स बुक है उस पर अपने विचारों को अंकित करते हुए अंगोला के राष्ट्रपति, जहां उन्होंने बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आजकल हर बातचीत, हर जरूरी सूचना, हर अपडेट बस एक मैसेज की दूरी पर है, लेकिन जुड़ना जितना आसान है उतना ही आसान हो गया है साइबर अपराधियों के झांसे में फंसना। व्हाट्सएप पर किसी अनजान नंबर से आए मैसेज से कोई फोटो अगर आती है, ये आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। इसे खोलते ही बिना आपकी अनुमति के आपके बैंक के डिटेल्स, OTP, यहाँ तक कि आपकी पहचान तक चुराई जा सकती है। इस फ्रॉड में प्रयोग होती है स्टेनोग्राफी की जो तकनीक है, और इससे बचने के लिए आप देखिएगा हमारा कार्यक्रम साइबर अलर्ट। इसमें अगर कोई चीज़ छुपा के पेश की जाए तो उसे स्टेगनोग्राफी कहते हैं। जैसे एक पिक्चर के अंदर कोई कोड है, वो स्टेगनोग्राफी से हिडन है। अब QR कोड क्या है? QR कोड एक लिंक ही तो है जहाँ से आप पेमेंट कर रहे हो, और किसी डेटा को छुपा के एनक्रिप्ट करके कहीं ले जाना जो दिखे ना, गुड यूज़ में आता है। लेकिन अगर आप किसी को हैक कर रहे हो तो ये उसका बैड यूज़ हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जैसे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सामने जो दिखाते हो उसके पीछे कोई और इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं आ रही समझ। जैसे मैंने आपकी पिक्चर पे क्लिक किया, उसके अंदर वायरस था। मैंने सोचा मैंने तो किसी लिंक को क्लिक ही नहीं किया, तो मेरे पास फ़ोन पे क्यों हो जाएगा, कोई मैलवेयर कैसे आ जाएगा, या मेरा पासवर्ड कैसे चोरी हो जाएगा। लेकिन मैंने आपकी पिक्चर को क्लिक किया था, उस पिक्चर के पीछे लिंक था। और व्हाट्सएप पर आपको अनजान नंबर से अगर कोई मैसेज या फ्री गिफ्ट वाउचर, सरकारी योजना का कोई फॉर्म या ऑफर किसी बहाने से फोटो में दिखे तो उसे खोलें नहीं, बल्कि सतर्क हो जाएं, सजग हो जाएं। ये एक मैलवेयर हो सकता है। ऐसे में क्या करें, कैसे साइबर अपराधियों को अपनी डिवाइसेस से दूर रखें, इसे जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम साइबर अलर्ट आज रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ DD न्यूज़ पर। और आइए बात करते हैं वेव समिट 2025 से जुड़ी हुई। तो
मुंबई में चल रहे वैश्विक मीडिया संवाद शिखर सम्मेलन वेव्स का आज तीसरा दिन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आज मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर वर्ष 2024-25 के आंकड़ों से संबंधित एक हैंडबुक जारी करने वाला है। ये मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर समयबद्ध, विश्वसनीय, प्रामाणिक और व्यापक डेटा की जरूरत को लेकर सरकार की संजीदगी को दर्शाता है, क्योंकि मीडिया और मनोरंजन सेवा क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने की अपार क्षमता मौजूद है। ताज़ा अनुमान के अनुसार मीडिया और मनोरंजन एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसके 2027 तक 7% CAGR की दर से बढ़कर 3067 बिलियन रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। इस क्षेत्र में और बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए तमाम नीतिगत पहलुओं और उनके क्रियान्वयन को उचित डेटा द्वारा समर्थित करने की जरूरत है। मंत्रालय और इस क्षेत्र के अन्य हितधारकों की डेटा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर सांख्यिकी हैंडबुक 2024-25 आज वेव्स 2025 में लॉन्च की जाएगी, जिसमें मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में विभिन्न भागों पर नया डेटा और जानकारी शामिल है। मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 के तीसरे दिन आज सामुदायिक रेडियो पर भी राष्ट्रीय सम्मेलन होना है। इसमें नवीनतम रुझान, नीतिगत और कार्यक्रमों पर विचार विमर्श होगा। इसका उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदाय के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने की क्षमता में वृद्धि करना है। ये सामुदायिक रेडियो केंद्रों को एक दूसरे से जोड़ने, सीखने, सर्वोत्तम परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये कार्यक्रम सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय जनसंचार संस्थान के सहयोग से आयोजित किया है। वेव्स 2025 में ऑनलाइन गेमिंग पर जारी इंडिया गेमिंग रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस उभरते हुए सेक्टर में ग्लोबल हेवीवेट बनने को तैयार है। अगले एक दशक में इस सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी 20% होने वाली है। इस नए सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं, देखिए डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री अब एक नई उड़ान के लिए तैयार है। भारत की युवा शक्ति अब सिर्फ ऑनलाइन गेम खेलने नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर कब्जा जमाने के लिए तैयार हो रही है। वेब्स 2025 में जारी इंडियन गेमिंग रिपोर्ट के ताजे आंकड़े बताते हैं कि साल 2034 तक भारत दुनिया का एक ग्लोबल ऑनलाइन गेमिंग हैवीवेट बनने जा रहा है। साल 2024 में भारतीय ऑनलाइन गेमिंग का बाजार 3.7 अरब डॉलर का रहा है। करीब 20% की सालाना ग्रोथ के साथ 2029 तक ये 9 अरब डॉलर का होगा। अगले 10 सालों में ये हिस्सेदारी बढ़कर 20% तक जा सकती है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2034 तक भारत की गेमिंग इंडस्ट्री 60 बिलियन डॉलर की होगी। उम्मीद है कि गेमिंग स्टार्टअप्स कंपनियां IPO के जरिए 26 अरब डॉलर जुटा सकती हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री भारत की ऑरेंज इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बनने जा रही है और भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इस नए खेल का हिस्सा बन गया है, जिन्हें ग्लोबल निवेशकों का साथ मिलना भी शुरू हो गया है। गेमिंग बहुत प्रॉमिसिंग है। मतलब पिछले ईयर ऑन ईयर अगर आप देखो तो हमारी ग्रोथ ऑन 30 to 40% पे हो रही है और अभी बहुत से गेम हैं इंडिया से जो बनने लगे हैं और इंडियन कंटेंट भी काफ़ी बन रहा है। और हमारे इंक्यूबेशन टीम गेम्स में भी कुछ गेम्स ऐसे हैं जो इंडियन कंटेंट को प्रमोट करते हैं। जैसे एक गेम है स्पाइस सीक्रेट करके, तो इंडियन स्पाइसेस के बारे में बताता है। एक कार्निवल है जिसमें वो आपको इंडियन कार्निवल थीम में खेलने को बताता है। तो देयर लॉट ऑफ फन एलिमेंट्स, तो काफ़ी अच्छे गेम्स हैं। और इंडिया में अभी आप 5 सालों में खुद ही आप देखोगे 30 सालों में कितनी ग्रोथ हो रही, कितने नए गेम्स इंडिया से बनके ग्लोबल स्टेज पे जाएंगे। भारतीय गेमिंग कंपनियों की कोशिश है कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को भारतीय कैरेक्टर्स के जरिए ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाई जाए। पर जितने भी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स है उन सब में हमें काफ़ी उसमें सपोर्ट मिला है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐसा सोचा कि भाई जो शूटिंग गेम्स है उसमें अब तक ऐसी कोई भी गेम नहीं आई है कि जिसमें इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट किया जाए। सो हमने वही ट्राई कर रहे हैं स्कारफॉल 2.0 में कि जितने भी इंडिया के स्टेट से हमारा जो भी कल्चर है, रिच कल्चर, उसको हम रिप्रेजेंट करें। हमने डिफरेंट तरह के आउटफिट्स बनाए, गुजराती, मराठी, पंजाबी, और जैसे कि आप व्हीकल्स देख रही है छकड़ा जो गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है, तो वो भी हमने गेम में इंट्रोड्यूस किया है। और हम ये ट्राई कर रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकें। नई रिपोर्ट इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल ने जारी की है। पूरी दुनिया में ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री 300 अरब डॉलर की हो चुकी है, जो कि मूवीज और म्यूजिक बाजार से भी काफी बड़ी है। ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री में फिलहाल भारत की हिस्सेदारी 1% से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अगला दशक भारत का होने जा रहा है और ये हिस्सेदारी आने वाले दिनों में बढ़कर के 20% तक हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो गेम चेंजिंग आंकड़ा है वो है एम्प्लॉयमेंट का। रोजगार की बात करें
तो आने वाले दिनों में गेमिंग इंडस्ट्री में 20 लाख नए रोजगार युवाओं की पहली पसंद बन सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज वेव्स 2025 मुंबई। और तकनीकी दुनिया में हो रहे निरंतर विकास के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रचनात्मक उपयोग आजकल सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक बन चुका है। इस कड़ी में प्रख्यात गायक और संगीतकार शंकर महादेवन ने हाल ही में एआई की मदद से एक नया गीत तैयार किया। यह खास प्रयोग वेव समिट 2025 के अवसर पर सामने आया, जहां शंकर महादेवन ने दूरदर्शन न्यूज से विशेष बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। वेव्स 2025 में हमने देखा कि अलग अलग विधाओं को किस प्रकार से एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। खास तौर पर म्यूजिक की अगर बात करें तो म्यूजिक और एआई का संगम आने वाले समय में दिख पाएगा किस प्रकार से इस पर ज्यादा जानकारी लेता है। इस वक्त हमारे साथ शंकर महादेवन सर है। एक सेशन आपने किया कि आपने एक गाना भी रिक्रिएट किया है एआई के जरिए। क्या भविष्य है, क्योंकि हम एक पुराना म्यूजिक देखते थे लेकिन अब एआई का भी जमाना आया है। देखिए, टेक्नोलॉजी जब एडवांस होता है तो नई टेक्नोलॉजी आने से हम इंसानों को थोड़ा सा एक घबराहट हो ही जाता है, लेकिन ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो हमारी कला है उसको और भी एनहांस करने के लिए, हमारी कला को और भी बेटर करने के लिए ही है। ऐसा कुछ नहीं कि आदमी रिप्लेस हो जाएंगे, क्रिएटर्स का क्रिएटिविटी चला जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे जो क्रिएटर है वही डिसाइड करता है कि क्या यूज़ करना चाहिए उसके। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, तो ये नया टेक्नोलॉजी है। जैसे 100 साल पहले अगर हमको कैलकुलेट करना पड़ता था, हम पेपर में लिख के कैलकुलेट करते थे, बाद में कैलकुलेटर आ गया, उसके बाद कंप्यूटर आ गया, उसके बाद इंटरनेट आ गया। सिमिलरली म्यूज़िक में कीबोर्ड्स आ गए, उसके बाद कंप्यूटर्स आ गए, सॉफ्टवेयर्स आ गए, मिडी आ गया। उसी तरह से ये जैसे ह्यूमन बींग्स सोचते जाते हैं, जिस टेक्नोलॉजी इसका सहायता लेना चाहिए लेकिन रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर एक चीज़ में, कोई भी चीज़ को आप मिसयूज़ कर सकते हो। तो सिमिलरली इसको भी आप लोग मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए और आप में अपने कला को और बरकत देने के लिए यूज़ करना चाहिए। इसमें एक और सवाल यह है कि जिस प्रकार से इस वक्त हम एआई का इस्तेमाल देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि जो क्रिएटर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद एआई आता है। तो ऐसे में भारत का जो एक संगीत है खासतौर पर एआई के साथ जुड़ जाएगा तो वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से प्लेटफॉर्म अब देखते हैं कि इसके जरिए मिलेगा। भारतीय संगीत को कोई रिप्लेस नहीं करेगा एआई, लेकिन उसका हम लोग मदद ले सकते हैं टू क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक फॉर भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय लोकगीत, भारतीय, जहाँ पूरे विश्व में हम लोग उसको पहुँचाने का एक जिम्मेदारी ले सकते हैं। और ये जो टूल्स है ये बेहद हेल्पफुल है हमको मदद करने के लिए। हमारा कला, अच्छा एआई किसने बनाया? इंसान नहीं बनाया ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज क्रिएटेड बाय इंटेलिजेंस, करेक्ट? तो उसी तरह से आप लोग रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए। और भारतीय संगीत को भी बहुत फ़ायदा होगा अगर आप जिम्मेदारी से यूज़ करें। तो आखिरी सवाल आपसे वेव्स के बारे में, जिस प्रकार से वेव्स हम देख पा रहे हैं, अलग अलग विधाएं हैं, फिर चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, एनिमेशन सेक्टर हो, या फिर हम ग्राफिक्स की बात करें या फिर गेमिंग की बात करें, म्यूजिक चूंकि आपकी उसकी गार्डियन भी है, किस प्रकार से वेव्स का ये प्लेटफॉर्म जो है म्यूजिक को नए स्तर पर और वैश्विक स्तर पर ले जाएगा, आप किस प्रकार से देखते हैं? ये एक ऐसे समिट होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर कला के अलग अलग लोग, अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हैं, सब साथ में आ जाते हैं। बड़े बड़े बॉसेस आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, उनको हमारा जो कला है उसका एक झलक मिलता है। वी आर एबल टू प्रमोट आवर टैलेंट, आवर म्यूजिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इससे एक ही जाहिर होता है कि जो विश्व है और छोटा होकर नज़दीक होके ऐसे कॉन्फ्रेंसेस, समिट की वजह से हम सब एक साथ आ रहे हैं। आपसे बात करने हम और चाहेंगे जिस प्रकार से म्यूजिक का ये स्तर बढ़ा है और एआई के साथ म्यूजिक ने एक हाथ जोड़ा है, एक नए स्तर का म्यूजिक भारत से जो है वैश्विक स्तर पर भी आने वाले समय में हम सुन पाएंगे। शीर्षलाल, डीडी न्यूज़, मुंबई। और फिलहाल खबरों में वक्त छोटे से ब्रेक का है। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। दिल्ली मेट्रो आज स्थापना दिवस मना रही है। दिल्ली मेट्रो 3 मई 1995 को अस्तित्व में आई। तब से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लगातार विस्तार की ओर है। आज न केवल दिल्ली बल्कि एनसीआर शहरों में भी मेट्रो दौड़ रही है। नौकरी पेशा वालों के लिए मेट्रो किसी वरदान से कम नहीं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अस्तित्व में आए 31 साल हो गए हैं। दिल्ली मेट्रो से हर रोज लाखों मुसाफिर सफर करते हैं। आज दिल्ली मेट्रो दिल वालों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। लोगों को मेट्रो की सुविधा बेहद आसान और सरल लगती है। दिल्ली मेट्रो भारत में सबसे बड़ा और व्यस्ततम मेट्रो है और दुनिया की 9वीं सबसे लंबी मेट्रो प्रणाली लंबी अवधि में और 16वीं सबसे बड़ी सवारी में है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्माण और संचालन के सपने को साकार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की समान इक्विटी भागीदारी के साथ कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 3 मई 1995 को पंजीकृत किया गया था। वहीं इसकी शुरुआत 24 दिसंबर 2002 में रेड लाइन से शुरू हुई थी। सबसे पहली मेट्रो शाहदरा से 30 हजारी के बीच चलाई गई थी, जो 8.4 किलोमीटर तक चली थी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में दिल्ली मेट्रो के बढ़ते कदम से दिल्ली मेट्रो का नाम दुनिया के अग्रणी मेट्रो नेटवर्क में शुमार हो गया। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, पूरा दिल्ली को कनेक्ट करता है मेट्रो, तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा इजी है। मेट्रो ने धीरे धीरे इतनी सुविधाएं कर दी। हम खुद मेट्रो से, मैं गाड़ी मेरे पास है लेकिन मैं मेट्रो से चलना प्रीफर करता हूँ। फरीदाबाद से मुझे इतनी गर्मी में मैं बस में नहीं आ सकता और मुझे मेट्रो से बहुत अच्छा लगता है। पूरा दिल्ली जुड़ गई है इससे और अब तो यूपी तक जा रही है। इतनी साफ़ सफाई और इतना मतलब इतनी पंक्चुअलिटी जो कि है मेट्रो में, और मतलब टाइमली ट्रैवल होता है और पैसे भी लाइक मनी ऑल्सो सेव। इससे बेस्ट चीज़ है ही नहीं। आई फील मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी गाड़ी भी पार्क करके मेट्रो से ट्रेवल करते हैं। डीएमआरसी ने अपने नेटवर्क के विस्तार पर तेजी से काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2019 में दिल्ली मेट्रो के चरण 4 परियोजना को मंजूरी दी थी, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। फेज 4 में 3 प्राथमिकता वाले गलियारे शामिल है। इन 3 गलियारों की कुल लंबाई 61.679 किलोमीटर है। कुल 61.679 किलोमीटर में से 22.359 किलोमीटर भूमिगत और 39.320 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन के रूप में बनाया जाएगा। इन गलियारों में 46 स्टेशन होंगे, जिनमें से 17 स्टेशन भूमिगत होंगे, बाकी 29 स्टेशन एलिवेटेड सेक्शन के रूप में बनाए जाएंगे। वर्तमान में दिल्ली और एनसीआर में डीएमआरसी द्वारा 288 स्टेशनों के साथ लगभग 392 किलोमीटर की कुल 12 मेट्रो लाइनें संचालित की जा रही हैं। मेट्रो का नेटवर्क दिल्ली के साथ राजधानी की सीमा से सटे गाजियाबाद, नोएडा और हरियाणा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़ तक पहुंच चुका है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नई दिल्ली के बीच एयरपोर्ट एक्सप्रेस लिंक के साथ दिल्ली विश्व के उन देशों में शामिल हो गई है जहां पर शहर और एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी है। दिल्ली मेट्रो अपने 3 दशक के सफर में कई कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को समयबद्ध तरीके से अपनी यात्रा पूरी करने में सफलता मिल रही है। साथ ही साथ विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस ये मेट्रो आम जीवन के लिए लाइफलाइन के रूप में सामने आई है। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर तक पहुंचने वाली ये मेट्रो अब देश के कोने कोने तक पहुंच रही है और इसे ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी के साथ भी जोड़ा जा रहा है। कैमरा राज के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और अब वक्त चला है हमारी विशेष प्रस्तुति जन जन के प्रधानमंत्री का। आप इसे देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।